नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मद्देनजर अपने सरकारी आवास से रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि रवाना किए गए ये रथ प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारियां साझा करेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि देश भर के 13 करोड़ और अकेले उत्तराखंड में 12 लाख से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा चुके हैं। साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के किसानों से आग्रह किया है कि किसान भविष्य में फसलों के होने वाले नुकसान से बचने के लिए 15 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा जरूर करा लें। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जब से उन्होंने देश की कमान संभाली है, सारी योजनाएं गरीबों के लिए हो रही हैं, किसानों के लिए हो रही हैं, सैनिकों के लिए हो रही हैं, मातृशक्ति के लिए हो रही है। हर वर्ग का चिंता मोदी जी करते हैं। जब किसान मजबूत होगा, किसान हमारा अन्नदाता है, तो देश मजबूत होगा। किसानों की आय दुगनी कैसी हो, लगातार इस पर फोकस हो रहा है। और देखने में आता है कि किसानों की फसल अतिवृष्टि से, सूखे से, बाढ़ से खराब हो जाती है। ऐसे समय उनको मदद की आवश्यकता होती है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से पूरे देश के 13 करोड़ से अधिक किसानों को ये बीमा का लाभ मिल चुका है। आज हमारे प्रदेश के अंदर भी 12,46,000 लोगों को इसका लाभ मिला है। आज हमने SBI जनरल इंश्योरेंस के 6 रथों को मैंने आज यहाँ से रवाना किया। इससे पहले भी मैंने रथ रवाना किए थे और इसके माध्यम से हमारे किसान अपना बीमा कराएंगे और जोखिम के समय में उसका मुआवजा मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों से अनुरोध करता हूँ कि 15 जुलाई तक अपनी फसल का बीमा जरूर कराएं, ताकि आपको आने वाले में कोई प्रकार की आपदा होती है, अतिवृष्टि होती है, सूखा होता है। प्रदेश के किसानों को यूरिया की कमी से जूझते देख प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के आवास के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी दे डाली थी। लेकिन हरदा के ट्वीट के बाद सरकार हरकत में आई और काफी हद तक यूरिया की भरपाई होने लगी। हरदा के मुताबिक उत्तराखंड में किसानों को फसलों के लिए अब भी उचित मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। सहकारिता विभाग जिसको खाद की व्यवस्था करवानी है, वह एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। के लोग आए थे, किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं अम्बाव जी, उनके लोग भी आए थे। वो भी मुझसे यही बात दोहरा रहे थे। अभी जो है भगवानपुर के लोग आए थे, वो मुझसे यही कह करके गए। तो ये ऐसा नहीं है कि कह के गए साहब आपके ट्वीट के बाद कुछ हलचल बड़ी है, कुछ आया है जो है केंद्रों में यूरिया जो है, नहीं तो पहले यूरिया गायब हो जा रहा था और जब तक हम लाइन पर लगते तब तक अपने चहेतों को दे करके सब गोल कर लिया जा रहा था। तो ये चीज़ें हैं, इसको देखना चाहिए, इसको किसी को अपने खिलाफ नहीं लेना चाहिए, मंत्रियों को अपने खिलाफ नहीं लेना चाहिए, बल्कि सफाई देने के बजाय जो है यदि ऐसा है तो। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ बैठक की और महिला सशक्तिकरण को लेकर अधिकारियों से अलग अलग विषयों पर चर्चा की। रेखा आर्या ने बैठक में कहा कि नंदा गौरा योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ अब आंगनबाड़ी बहनों को भी मिलेगा। साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने संबंधित अधिकारियों को कैबिनेट में तत्काल प्रस्ताव लाने के लिए कहा है। जो है कोरोना का एंगल उसमें नहीं रखा गया है, क्योंकि अब कोरोना से हम सब लोग वैक्सीन हो चुके हैं। तो यह केवल 2020-21 की व्यवस्था में यह व्यवस्था दी गई थी। लेकिन अब सामान्यतः जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया है, जिन्होंने महिलाओं के हित में काम किया, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करते हुए जिलाधिकारी हमारे पास भेजेंगे। निश्चित रूप से फिर तिलिरोतिली पुरस्कार को हम लोग जो है आने वाले 8 अगस्त को हम लोग महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। इसके साथ साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार भी हम लोग देने जा रहे हैं।
जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, विभाग की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है, ऐसी आंगनबाड़ी बहनें भी। काशीपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के लिए अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करते हुए यशपाल आर्य ने कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही है। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी देश के मजबूत ताने बाने को कमजोर करने में लगी हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश और देश को बचाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने और खुद को मजबूत बनाने की जरूरत है। फिर एक बार जो सामाजिक ताना बाना है, जो देश को जो खंडित करने की कोशिश की जा रही है, बांटने की कोशिश की जा रही है और सामाजिक ताने बाने को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए कांग्रेस एकजुट होकर उस जो सर्वधर्म समभाव का जो हमारी संस्कृति है उसको मजबूत करना चाहती है। बेरोजगारी उनके सवालों में नहीं है, उनके जवाब में नहीं है बेरोजगारी, क्योंकि आज पूरे प्रदेश की एक महत्वपूर्ण चुनौती है हमारे लिए, सबके लिए। इन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, इन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को 25,000 सरकारी पदों में काम देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। इन्होंने रिवर्स प्राइम की बात कही थी। इन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए कहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि हम 25,000 करोड़ रुपए की अवस्थापना कार्यों के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए धनराशि देंगे। तो सवाल भू कानून कहाँ है? तो कई विषय ऐसे हैं आज जनता का ध्यान बटाने के लिए कॉमन सिविल कोड की। उत्तराखंड में मानसून आने के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया है। हल्द्वानी समेत कुमाऊं के सभी 6 जिलों में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए डीआईजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही डीआईजी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बारिश में कोई अपने घर से अनावश्यक ना निकले। कुमाऊं जो पुलिस का पेज है उस पे ये लगातार जो है मौसम की अपडेट भी डाल रहे हैं। इसकी सूचना जो है सभी को दे दी गई, हिदायत दे दी गई पब्लिक को कि बारिश से जो है अनावश्यक पहाड़ों की तरफ जाके जो है, क्योंकि कई बार दुर्घटना की संभावना रहती है, रास्ते भी बंद होते हैं। तो हमने रास्तों के बारे में भी जो है वो लगातार अपडेट अपने कुमाऊं के जो ऑफिशियल पेज है हमारा कुमाऊं का, उसमें हम लोग रास्ते कौन से बंद है, डाइवर्जन कहाँ पर है, ऑल्टरनेट रास्ते कौन से है, बारिश की क्या संभावना है, उसको लगातार रोज हम लोग उसमें अपडेट डाल रहे। तो पब्लिक से वो गुजारिश है कि एक बार जरूर कुमाऊं पेज हमारा जो है ऑफिशियल वेब पेज, इसमें देखते रहे मौसम का और रास्ते का और बाकी जो कोई हानि का है इसके बारे में अपडेट दे। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें कि रुड़की मेयर गौरव गोयल पर आरोप है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। इसलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश के बाद गोयल पर ही कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि रुड़की मेयर गौरव गोयल लगातार पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। साथ ही निगम में उनका पार्टी के पार्षदों के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई। देखिए 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है। अगर कहीं से भी हमारी सरकार को, पार्टी संगठन को कहीं से आँच आती है तो ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। इन ब्लैक शीप्स को अगर कहीं भी कोई आरोप भी लगता है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल होने का अंदेशा है, तो ऐसे लोगों की पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से लगातार ये बातें आ रही थी कि वो अनुशासनहीनता कर रहे थे, उन्हें लगातार कहने के ऊपर पार्षद उनसे नाराज़ थे, वो पार्षदों की बात नहीं मान रहे थे और पार्टी के विरोध में कहीं ना कहीं काम करते हुए नज़र आ रहे थे। मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं गंभीर विषय था और उसको पार्टी ने बहुत गंभीरता से लेते हुए उनका निश्चित। गोला नदी के किनारे बसे लोगों का भू कटाव से बचाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जिला अधिकारी धीरज सिंह गर्बयाल और डीएफओ तराई पूर्वी संदीप कुमार के संयुक्त नेतृत्व में नदी में तटबंध और चैनल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला अधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मानसून सीजन से पहले ही सभी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए
उन्होंने कहा कि आपदा जैसी समस्या निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे लोग मदद मांग सकते हैं। साथ ही जिले में 43 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा 16 वायरलेस सिस्टम से भी कंट्रोल रूम को कनेक्ट किया गया है। तो गोला नदी के किनारे बसे लोगों को भू कटाव से बचाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला अधिकारी धीरज सिंह गर्बयाल और डीएफओ तराई पूर्वी संदीप कुमार के संयुक्त नेतृत्व में नदी में तटबंध और चैनल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मानसून सीजन से पहले ही सभी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए। वो स्थान ऐसा है जहाँ पे जन सामान्य से उनका वो कटान हो जाता है, तो उसमें हम लोगों की व्यवस्था ये रहती है कि हम लोग पर्याप्त मात्रा में राशन वगैरह हम लोग पहुँचाते हैं और दवाइयाँ हम लोग पहुँचाते हैं। पशु और जानवरों के लिए भी जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको हम लोग करते हैं। तो इसमें जितने भी हमारी चौकियाँ ज़िले में वो सब एक्टिवेट हमारी हो गई हैं, चाहे सिंचाई विभाग की हो या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हो। तो उसमें पूरी तैयारी हम लोग की है। सारे कंट्रोल रूम, सारे तहसीलों में हमारे कंट्रोल रूम बने हैं और डिस्ट्रिक्ट का डिज़ास्टर उसके अथॉरिटी का हमारे उसका वहाँ भी एक कंट्रोल रूम हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है। और ऐसे स्थान जहाँ पे टेलीफोन की सुविधा नहीं है या मोबाइल की सुविधा नहीं है, ऐसे स्थानों पर हम लोग वायरलेस के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। चाका हो या मुक्तेश्वर का इलाका, जहाँ जहाँ दूरस्थ क्षेत्र है, ओखलकांडा का इलाका, और जिन स्थानों पर वाकई में इसके माध्यम से भी काम नहीं हो सकता, ऐसी जगहों पर हम लोगों ने सैटेलाइट फ़ोन अपने सब डिविजन्स में दिए हैं और पुलिस विभाग को भी दिए हैं। टोटल 16 हमने सैटेलाइट फ़ोन अपने जनपद में सारे अधिकारियों और अपने कंट्रोल में। बहुत बाढ़ आया था यहाँ पे और ये विंध्याचल का क्षेत्र जो है, जो पश्चिमी तट पे है गोला नदी के, काफ़ी कट गया था। तो लास्ट ईयर भी हमने लगभग 1400 मीटर के करीब जो है एक चैनल यहाँ पे क्रिएट किया था, लेकिन इस चैनल के ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड जिसमें पुनः जो है इस बाढ़ में पानी जाने की संभावना हो सकती थी और इसमें जो है कटाव हो सकता था, तो हमने जो है लास्ट मंथ जो है ऑलरेडी विधायक जी के साथ में जो है निरीक्षण किया था। इसमें SDM साहब वगैरह सभी लोग थे। तो ये फिर हमने जो है इसमें फैसला किया था कि इसको जो है ऊपर वाला साइड को जो है अच्छी तरह से चैनल जो है डबल चैनल बना दिया जाए और इसमें जो है स्पर जो हैं वो भी बनाए जाएँ। तो इसमें हमने लगभग अभी 1200-1300 जो है मीटर जो चैनल है उस पर कार्रवाई जो है वो गतिमान है और एट द सेम टाइम हमने 2 स्पर्स जो है बनाए हैं ताकि जब पानी की चोट हो तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर सके। तो इसमें अभी तक जो है हमारी तरफ से तो काम जो है तेज़ी से किया जा रहा है और यही हमारी जो प्रयास रहेगा कि एटलीस्ट जो है इस बार सावन मास के दौरान शुरू होने वाली नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए टिहरी पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं पुलिस की ओर से की गई हैं। पूरे क्षेत्र में नजर रखने के लिए CCTV कैमरों और ड्रोन की व्यवस्था भी पुलिस ने की है। कांवड़ क्षेत्र को पुलिस ने 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर में डिवाइड किया है। 9 अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था भी बनाई गई है। यात्रा को लेके जनपद टिहरी गढ़वाल पुलिस ने अपनी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और इस बार यात्रा को सकुशल चलाने के लिए हमने इसको 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर्स में डिवाइड किया है और इसमें अतिरिक्त पुलिस बल इस जो कांवड़ वाला क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। इसमें PAC है, ट्रैफिक के अतिरिक्त जवान, होमगार्ड्स PRT अलग से डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और प्रयास रहेगा कि फ्लॉलेस तरीके से हम इस यात्रा को संपन्न करा सकें। रूट प्लान सब तैयार किया जा रहा है उसको? जी, रूट प्लान हमारा करीब फाइनल हो गया है। एक दौर की मीटिंग जो हमारे ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला के भी साथ में लगा हुआ है, तो जॉइंट ही होगा जो ट्रैफिक प्लान होगा। एक दौर की मीटिंग हो चुकी है और हमारा ट्रैफिक प्लान फाइनल हो चुका है। एक बार और सारे अधिकारी बैठेंगे और फिर इसको हम जारी कर देंगे। सर, लक्ष्मण झूला पुल बंद है, तो इस बार राम झूला और जानकी पुल पे जोर रहेगा क्योंकि हर बार वन वे हो जाता है, तो इस बार क्या सिस्टम कुछ है? देखिए, इस बार चूँकि उसमें टेक्निकल रिपोर्ट है कि वो पुल बंद है, वो लक्ष्मण झूला ब्रिज, लेकिन एडवांटेज हमारे पास ये है कि हमारे पास जानकी सेतु भी पहली बार उपलब्ध है कांवड़ मेले के लिए, तो उसको ही ध्यान में रखते हुए नया ट्रैफिक प्लान बनाया गया है और जल्दी हम आपको एक प्रेस वार्ता के थ्रू बता देंगे जिससे कि आम जनमानस को भी जानकारी हो सके। सर, मुनि की रेती क्षेत्र में कोई अस्थायी पार्किंग भी चिन्हित करी गई? जी, 9 अस्थायी पार्किंग चिन्हित की गई हैं और जब उसमें प्लान यही है कि जब उसमें वो भर जाएंगी तो हम ऋषिकेश में रुकवा देंगे
जब ऋषिकेश में वो पैकअप हो जाएगा तो फिर ये हरिद्वार को मैसेज करेंगे। तो उसमें नीलकंठ महादेव बहुत सारे तीर्थयात्री जाते हैं, कांवड़ यात्रा में जो आते हैं वो गरुड़ चट्टी वाया गरुड़ चट्टी जाएंगे। जो पैदल हैं वो शुरू में हम रामझूला से निकालेंगे और वापसी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अब अगर थानेदार और चौकी इंचार्ज आपकी शिकायत नहीं सुन रहे हैं और एसएसपी के स्तर पर भी उसका कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब डीआईजी का जनता दरबार व्हाट्सएप पर भी लगने जा रहा है। एक जो है यहाँ मेरे द्वारा हर शनिवार को जो है एक यहाँ पर जनता दरबार जो है मेरे हल्द्वानी के कक्ष के वहाँ लिया जाएगा, जो कि जो भी कुमाऊँ रीजन से जो भी पुलिस से संबंधित जो भी शिकायत करना चाहता है तो हल्द्वानी इधर मेरे कैंप ऑफिस से 10 से 7 बजे तक आ सकता है। और अगर कोई यहाँ नहीं आ सकता है दूर दराज से तो ये नंबर जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ उसके माध्यम से वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग से भी जो है वो अपना वीडियो कॉल करके भी अपनी शिकायत दे सकता है, व्हाट्सएप से अपनी शिकायत दे सकता है। तो ये नंबर अभी इसीलिए जारी किया गया है। इवन जो अगर कोई रोज़ाना जो हमारे पास कंप्लेंट आती है तो उसको भी इस नंबर के माध्यम से वो एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज आएगा कि आपकी शिकायत दर्ज की गई है और जो है आपके आयो ये है और इतने दिन में आपकी शिकायत का निस्तारण हो जाएगा। तो ये एक जनता से बेहतर होम डिलीवरी का एक तरीका है जो जनता ट्रांसपेरेंसी ला। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जसपुर विधायक आदेश चौहान के आवास पर पहुंचे। प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य ने विधायक के निवास पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, लेकिन बीजेपी की कथनी और करनी दोनों में अंतर है। वहीं उन्होंने कहा कि अभी सरकार को 100 दिन हुए हैं लेकिन कोई बजट ही नहीं खर्च कर पाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश में एक समान विकास करेंगे। फिर क्षेत्र में विधायक पक्ष के हों या फिर विपक्ष के, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया, चाहे विपक्ष के विधायक हों, चाहे विपक्ष के हमारे साथी सहयोगी रहे हों, साथी हों, उनके भी उन क्षेत्रों में भी काम हुआ है। लेकिन आज वो सारी चीज़ें दरकिनार कर दी गई हैं। विकास तो अगर विकास तो सर्वांगीण विकास, समग्र विकास, सबका साथ सबका विकास की परिभाषा को परिभाषित क्यों नहीं किया जा रहा है? कथनी और करने में क्यों फ़र्क है? ये देखने की बात है। लेकिन हम इस बात को सदन में भी हम देख रहे हैं। अभी 100 दिन हुए हैं, 100 दिन में बजट ही नहीं खर्च कर पाए हैं। जो एनुअल जो सप्लीमेंट्री बजट है वो खर्च नहीं हो पाया, पूरा पैसा लैप्स हो रहा है। करीब 1500 और हम 1500 करोड़ रुपया लैप्स हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सबके क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में, चाहे किसी भी दल के विधायक हों, प्रतिनिधि हों, एक समानता के आधार पर विकास की। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मसूरी देहरादून मार्ग से दून घाटी का विहंगम दृश्य रोमांचित कर देने वाला बना हुआ है। पूरी दून घाटी को बादलों ने घेर रखा है और मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह पर्यटकों के वाहन खड़े नजर आए और पर्यटक बादलों के साथ अटखेलियां करते हुए सेल्फी लेते दिखे। आपको बता दें कि इन दिनों पर्यटन नगरी में लगातार बारिश हो रही है और बारिश रुकने के बाद मसूरी से देहरादून की ओर का जो दृश्य है वो देखता ही बनता है। इस दौरान पर्यटक ने बताया कि वो अक्सर मसूरी आती हैं, लेकिन आज का दृश्य उन्हें गॉड गिफ्टेड लग रहा है और उन्हें यहाँ आकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है।
रहते हैं, लेकिन आज व्यू बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। दून घाटी पूरी ढकी हुई बादलों हाँ, आज बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बादलों से ढकी हुई है दून घाटी। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मौसम गॉड गिफ्ट हो रखा है कि आए हैं तो इतना अच्छा मौसम है, मज़ा आ रहा है। और साथ में मौसम कैसा है? मौसम मैं तो जब भी लगभग आता रहता हूँ, हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद जब भी बारिश का मौसम होता है तो मैं आ ही जाता हूँ इधर। आज देहरादून की जो घाटी है उसमें बादल बिखरे हुए हैं। हाँ जी, तभी तो देहरादून ही रुके थे हम रात को। हमने कहा देहरादून से सुबह सुबह फटाफट निकलेंगे मंसूरी के लिए। हर 3 महीने बाद आ जाते हैं एंजॉय करने। रामनगर तहसील में लेखपालों द्वारा अतिरिक्त लेखपाल क्षेत्रोधारी मोतीपुर, बैलजुड़ी, रामनगर, बसई और पाटकोट के कुल 45 ग्रामों का सभी राजस्व अभिलेख तहसील में जमा कर दिया गया है। लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष ताराचंद्र घिल्डियाल ने बताया कि पिछले कई वर्षों से तहसील में रिक्त लेखपाल क्षेत्रों को नहीं भरा जा रहा है और न ही लेखपाल क्षेत्रों का पुनर्गठन हो पाया। बदलते समय में बढ़ते हुए जनसंख्या घनत्व के कारण, कार्य की अधिकता के कारण लेखपालों को शारीरिक मानसिक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में कोई भी लेखपाल अतिरिक्त क्षेत्रों में कार्य करने के लिए सहमत नहीं है, इसलिए जिम्मेदार इस तरफ ध्यान दें जिससे इस समस्या से छुटकारा मिल सके। जिलों की 15 दिन पहले तहसील कालाडूंगी में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था कि बाकी जो हमारे ज़िले हैं, जिला उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है और देहरादून है, उसकी तर्ज पर ही जनपद नैनीताल के जो मैदानी क्षेत्र है उसमें 4 तहसीलें हैं हमारी, रामनगर और कालाडूंगी, लालकुआं और हल्द्वानी। तो यहाँ हम लंबे समय से हम सरकार से मांग कर रहे हैं, विशेष रूप से उत्तराखंड जब से बना है लगभग 20 सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे पटवारी और लेखपाल क्षेत्र खाली हैं और उन खाली क्षेत्रों पर जो खाली क्षेत्रों का जो भार है वो दूसरे हमारे लेखपाल साथियों और पटवारियों को दिया जा रहा है। इसके कारण जो ई गवर्नेंस का दावा उत्तराखंड सरकार करने जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें भी संकट की स्थिति आ गई है, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की लगातार कमी है। और हम चाहते हैं, सरकार से हमारा आग्रह है कि जल्द से जल्द। कोटद्वार में 2 दिनों से हो रही हल्की बारिश ने नगर निगम प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि निगम प्रशासन लगातार दावे करता रहा कि क्षेत्र में साफ सफाई बनी हुई है, लेकिन पहली ही बारिश में दावों की पोल खुल गई। लोगों का कहना है कि निगम प्रशासन आपसी खींचतान में लगा हुआ है, जबकि शहर को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो नगर निगम की नालियाँ हैं, ये नालियाँ कभी साफ तो होती है नहीं, और जो है हर साल आए दिन जब भी बरसात लगती है तभी जो है ये पानी मेरी दुकान के अंदर ये जो है 3री बार घुस चुका है। मैं हर बार जो है नगर निगम को बोल चुका हूँ, हर बार बोला मैंने कि यार ये नालियाँ साफ़ करो, लेकिन कोई साफ़ करने को तैयार नहीं है, ना कोई सुनने को है। जो है ये भी जितने इनके कर्मचारी है, कर्मचारियों को भी बोलो तो वो जो है नेतागिरी दिखाते हैं। अब जाएँ तो जाएँ किसके पास। कितना नुकसान हुआ आपका? सब जो है देखिए मेरा तमाम आटा ख़राब हो गया है, पॉलिश ख़राब हो गई है, और जो है जो भी मेरी कल परसों की जो दिहाड़ी थी सारी ख़त्म हो चुकी है। ये सारा ये जो है मैं अभी कुछ बाहर फेंक चुका हूँ, और कुछ जो है ये। देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी होने के बाद गदरपुर पालिका प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जहां नगर निगम की द्वारा दुकानों पर छापामार अभियान चलाया गया। अभियान में एक दुकान से करीब 1 किलो पॉलिथीन बरामद की गई और 5000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं कई दुकानदार द्वारा पॉलिथीन में सामान रखा होने पर उन्हें इसका प्रयोग न करने की भी चेतावनी दी गई। इस दौरान अधिशासी अधिकारी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पालिका कर्मियों द्वारा नगर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ छापामार अभियान चलाया गया। दुकान जाने का उद्देश्य ये है कि भारत सरकार और हमारे प्रदेश शासन द्वारा जो है पूर्ण रूप से प्लास्टिक जो 75 माइक्रोन से कम की है, और इसके अलावा जो ये जो थर्माकोल के प्रोडक्ट है, सिंगल यूज प्लास्टिक जितना भी है, इस सब के लिए पूर्ण रूप से बैन किया गया है और 1 तारीख से ये लागू है। तो हम सारी दुकानों पर जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं कि अगर किसी के द्वारा इस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है अथवा ये बिक्री की जा रही है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का हमारा है। और इसमें हमने एक दुकान के ऊपर अभी 5000 रुपये का जुर्माना किया है। अभी उनके द्वारा पैसे नहीं दिए गए हैं। अगर उनके द्वारा अभी जो है लौटते समय पैसे नहीं दिए गए तो उस स्थिति में उनका कोर्ट का चालान किया जाएगा और कोर्ट भेजा जाएगा। अक्सर देखा गया है छापा तो मारी जाती है, लेकिन जो है तुरंत बाद उसके दूसरे दिन बाद वही लोग जो है क्राइम करते हैं, उस पर क्या करेंगे आप?
क्राइम की तो बात समझ में नहीं आती है, लेकिन ये लोग जो है दोबारा उसका प्रयोग करने लगते हैं। इसके लिए अब ये जो है प्रतिदिन यहाँ पर जो है इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, छापेमारी की, और इसको पूर्ण रूप से इस पर बैन लगा। उत्तराखंड में खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य और आईएएस अधिकारी सचिन कुर्वे का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच रेखा आर्य ने हाल ही में हुए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के तबादलों को जल्द निरस्त करने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की माने तो इस मसले पर मुख्यमंत्री से उनकी बात हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही तबादले निरस्त कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि शासन और सत्ता का इस प्रकार का टकराव उत्तराखंड में कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब कैबिनेट मंत्री को दरकिनार कर अधिकारियों ने विभाग में अपनी मर्जी चलाते हुए ट्रांसफर किए, लेकिन इस बार के अधिकार के अतिक्रमण में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी झुकने को तैयार नहीं है। वहीं पूरे मामले में सुबोध उनियाल का कहना है कि तबादले के लिए मंत्री की रजामंदी जरूरी होती है। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो भी चीज़ हमने कही वो निश्चित रूप से जनहित में, जनप्रतिनिधियों के हित में, उस परिप्रेक्ष्य में थी। और मैं समझती हूँ आगे भी जो निर्णय होंगे सरकार की ओर से होंगे, वह भी जनता की आवाज़ को सुनते हुए होंगे। मैंने आपको कहा कि जनता के हित में होंगे तो जनहित में होंगे, जनप्रतिनिधियों के क्योंकि सरकार जो है वो जनता की सरकार है और जनता की आवाज़ के परिप्रेक्ष्य में ही निर्णय भी होंगे। धन्यवाद। अधिकारियों को प्रेस से बचना चाहिए और राजनेता जो हैं, जो मंत्री हैं विभागीय, ये घुड़सवार हैं। घुड़सवार को और घोड़ा और घुड़सवार दोनों में एक ऐसा संबंध है जिसके बिना आप कोई यात्रा पूरी नहीं कर सकते। आपसी सामंजस्य से, और घुड़सवार को ये जानना चाहिए कि किस घोड़े को किस दिशा में ले जाना है। अधिकारियों का कहना है ट्रांसफर करने से पहले अनुमोदन लेना जरूरी नहीं है। नहीं, ये गलत है। कोई भी स्थानांतरण शासन से बिना मंत्री के अनुबंध के जारी नहीं किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।